नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली रिजल्ट के बाद से अब जो सियासी गहमा गहमी है वो दिल्ली में बढ़ी हुई है। खास करके बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के अंदर अब लगातार जो विचार मंथन है वो चल रहा है। और इस बीच खबर ये सामने आ रही कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की होनी है। तो कई मसलों पर बातचीत होगी क्योंकि बहुमत बीजेपी को मिल चुका है और आगे की रणनीति पर बातचीत होगी। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद से हलचल अब तेज नजर आ रही है। तो देखिए, जिस तरीके से 27 सालों का इंतजार खत्म हुआ, बीजेपी सत्ता में वापसी की है और इसके बाद से अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या स्वरूप होगा और किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसको लेकर के लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है वो मंथन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली से खबर, जहां बीजेपी की जीत के बाद से हलचलें तेज है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, जहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। तो देखिए, इस दिल्ली के चुनावी रिजल्ट में आपकी करारी हार हुई है और अब खबर सामने आ रही है कि सीएम आतिशी ने अपना इस्तीफा सौंपा है। तो देखिए किस तरीके से पूरा परिदृश्य जो है वो दिल्ली का अब बदल चुका है। और इस बीच खबर कि सीएम आतिशी ने अपना इस्तीफा सौंपा है, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंपा है। बता दें कि दिल्ली में आपकी करारी हार हुई है, काफी कम सीटों पर आप सिमट गई। और देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम आतिशी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि खुद वो अपने सीट से जरूर उन्होंने जीत दर्ज की। उनका एक डांस का वीडियो भी वायरल हुआ जिस पर आपके ही नेताओं ने सवाल उठाया। आपने ही सवाल उठाया कि पार्टी हार जाती है लेकिन आप डांस करती हैं, आप थिरकती हुई दिखाई देती हैं। तो अभी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को आतिशी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और दिल्ली में आपकी करारी हार के बाद से अब आप क्या करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। उसका राजनीतिक अस्तित्व क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, इस दिल्ली चुनाव में सबसे ज्यादा जो हॉट सीट रही वो रही नई दिल्ली विधानसभा की सीट, जहां केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। प्रवेश वर्मा एक ऐसे चेहरा उभर करके सामने आया जिसने चौंकाया भी और बताया भी कि किस तरीके से इस बड़े चेहरे को हम मात दे सकते हैं। और प्रवेश वर्मा को लेकर के कई जो चर्चाएं हैं वो भी अब चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच दो तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के प्रवेश वर्मा एक तरह से इस शो के सबसे बड़े अब हीरो बन चुके हैं। हर तरफ प्रवेश वर्मा की खूब चर्चा है। प्रवेश वर्मा चुनाव जीतने के बाद जब अपने गांव पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया है। फिलहाल दिल्ली के सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। एक बार फिर से 1993 वाली याद ताजा हो गई है। मैं पूरी भारी दिल्ली को, सारे गांव देहात को हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई और हमारी सरकार बनी है। ये सरकार दिल्ली देहात के लिए अच्छा काम करेगी, पूरी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी। दिल्ली का दंगल जीतने के बाद से अब चर्चा इस बात की है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। इसको लेकर के कई जो नाम है वो रेस में है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के लिए माना जाता है कि वो कई बार चौंकाने वाले फैसले लेती है। एक नया चेहरा, एक नया नाम सामने आ जाता है। लेकिन इन सब के बीच जो कुछ रेस में नाम है वो भी लगातार चर्चा में है। खास करके प्रवेश वर्मा की बात कर ले, जो इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीत करके और सामने आए। इसके साथ साथ बाकी जो नाम है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। नई दिल्ली से जीते, इसके साथ मोहन सिंह बिष्ट भी सीएम की रेस में है, मुस्तफाबाद से ये जीते। आशीष सूद की अगर बात करें तो जनकपुरी से इन्होंने जीत अपनी दर्ज की है। प्रवेश वर्मा, इसके साथ साथ कुछ और भी नाम है जिसमें सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन बीजेपी जैसे हर बार नए नाम से चौंकाती है, इस बार भी कोई नए नाम से चौंका सकती है।
और देखिए 2025 में 225 जीतेंगे, ये हम बात कर रहे हैं बिहार से जुड़ी हुई खबर की, जहां पर एलजेपी आरवी प्रमुख चिराग पासवान ने ये दावा किया है और एनडीए भी बिहार में गदगद दिखाई दे रही है, यानी कि दिल्ली का जो असर है वो बिहार में भी पड़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली का रण जीत कर बिहार की ओर अग्रसर होना अपने में एक मॉरल विक्ट्री तो है ही, बट साथ ही में ये हमारे विपक्षी दलों के नेताओं के भीतर भी वो घबराहट को पैदा करेगा। तो मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रचंड जीत हुई है हम लोगों की, उसी तरीके से बिहार में भी आप देखिएगा 225 प्लस सीटों के साथ इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। नवादा से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने भी कहा है कि अब दिल्ली के बाद से बिहार की बारी है और पूरे देश को, बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार के फतह की बारी। जो लोकसभा में आंशिक कंफ्यूजन जनता के बीच में जो विपक्ष ने पैदा किया, जनता तुरंत इसको समझ गई, उसी का परिणाम है। लालू प्रसाद यादव है जो देश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार घूम रहे हैं। आपको क्या बोले कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और पुनः फिर अब बिहार के फतह की बारी। जेडीयू सांसद संजय झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और दिल्ली रिजल्ट पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार से दिल्ली की जनता उब चुकी थी। उन सब एरिया से 100 गुना बेटर है, ना और रोड है ना पीने का पानी था, और भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सब जेल में गए, तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था। और खास करके जो पूर्वांचल का एक बड़ा वोट है, 40% वोट पूर्वांचल का, उसके बारे में जिस तरह वहाँ के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लोगों की भावना थी, इस सारा चीज का एक रिएक्शन हुआ और उस वजह से वहाँ सरकार गई। और लोग चाहते भी थे कि डबल इंजन की सरकार बने। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जो जनता का आदेश आता है उसे सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो वादे किए गए बीजेपी की तरफ से वो वादे पूरे होने चाहिए, सिर्फ जुल्मबाजी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब पूछा गया कि दिल्ली के बाद से बिहार की बारी, तो उन्होंने कहा कि बिहार को समझने में थोड़ा वक्त लीजिए। जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। कह रहे हैं कि दिल्ली झांकी है, अभी बिहार बाकी है। कह रहे हैं दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा। उत्तर बिहार में एईएस का कहर हर साल देखने को मिलता है और इस बार एईएस को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे एईएस जो है वो अपना पांव पसारता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब जिलों की जो संख्या है एईएस संक्रमित की वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि हर साल बच्चों की, मासूमों की मौत हो जाती है। राज्य स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि एईएस का असर उत्तर बिहार के जिन 12 जिलों तक सीमित था, अब धीरे धीरे ये फैलकर बिहार के 27 जिलों में पांव पसार चुका है। साल 2024 में इस बीमारी की चपेट में 135 बच्चे आए, जिनमें 11 बच्चों की मौत हो गई थी। पहले इस बीमारी से बच्चे गर्मी में प्रभावित होते थे, लेकिन अब सालों भर इस बीमारी की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में हर साल बच्चों पर कहर बरपाने वाली एईएस यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। यह खबर वाकई में चिंता डालने वाली है। अब केवल उत्तर बिहार ही नहीं बल्कि राज्य के 27 जिलों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम अपना पांव पसार चुका है। इस बीमारी से बच्चे अब सालों भर पीड़ित हो रहे हैं। साल 2024 में इंसेफेलाइटिस के जो आंकड़े आए हैं 27 जिलों में, उससे यह जानकारी मिली है कि 135 बच्चे इससे पीड़ित हुए हैं। जो राज्य स्वास्थ्य समिति है उसकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। राज्य स्वास्थ्य समिति की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि 135 जो बच्चे पीड़ित हुए हैं, इसमें 11 बच्चों की मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता की बात है।
हालांकि कई ऐसे जिले हैं जैसे बांका, भागलपुर, जमुई, कैमूर, खगड़िया, मुंगेर, नवादा, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, यहाँ से एईएस के एक भी पेशेंट जो हैं वो सामने नहीं आए हैं। पहले उत्तर बिहार के 12 जिले ही इससे प्रभावित थे। जो जांच रिपोर्ट आई है राज्य स्वास्थ्य समिति की, उसमें इस बात की चर्चा है कि मुजफ्फरपुर, मोतिहारी समेत केवल 12 जिले इससे पहले प्रभावित थे, लेकिन धीरे धीरे इस बीमारी ने अपना पांव पसारना शुरू किया है और 27 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसमें सबसे ज्यादा एसकेएमसीएच में 81 बच्चे इलाज के लिए भर्ती हुए। इसके अलावा पटना में पीएमसीएच में 23, आईजीआईएमएस में 4, एम्स में 15, एनएमसीएच में 2 एईएस पीड़ित बच्चों का जो है वो इलाज कराया गया। 28 जिलों में एईएस मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर अब बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। अभी से ही फरवरी का ही महीना है, लेकिन इसके बचाव को लेकर ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और रांची से बड़ी खबर, जहां बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बर्ड फ्लू के केस सामने आ रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो एक टीम है वो जांच करने के लिए पहुंची हुई है और इसके साथ साथ अलर्ट भी जारी किया गया है। फार्म में जांच करने के लिए पशुपालन विभाग की टीम पहुंची है। बचे हुए मुर्गी को नष्ट किया गया है। H5N1 वायरस की पहचान हुई है। वेटनरी कॉलेज परिसर में भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को आने जाने पर वहां रोक भी लगा दी गई है। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि इधर चिकन का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि फार्म में पहुंच करके लगातार जो जांच है वो की जा रही है। तो बर्ड फ्लू से हड़कंप मचा हुआ है और इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। तो रांची से खबर, जहां बर्ड फ्लू का अब जो केस है वो सामने आया है। फार्म में जांच के लिए पशुपालन विभाग की टीम भी पहुंची हुई है और बचे हुए मुर्गियों को यहां पर नष्ट किया गया है ताकि इस बीमारी को बढ़ने से, फैलने से रोका जा सके, लोगों को बचाया जा सके। H5N1 वायरस की पहचान यहां पर की गई है। इसके साथ वेटनरी कॉलेज परिसर में अलर्ट भी जारी किया गया है। गौरव हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। गौरव, अभी क्या स्थिति है बर्ड फ्लू की वहां? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अभी तमाम अधिकारियों के साथ जो कर्मचारी हैं वो उस सेंटर पर पहुंच चुके हैं जहां ये तमाम जो प्रोसेस है, यानी जो किलिंग का प्रोसेस है वो शुरू होगा। करीबन 150 की संख्या में जो मुर्गी हैं उसे अभी नष्ट कराया जाएगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ साथ पीपीई पहने हुए तमाम कर्मचारी यहाँ पहुंच चुके हैं, जो अभी कुछ ही देर के बाद सभी मुर्गियों को नष्ट करेंगे ताकि जो बाहर बर्ड फ्लू फैलने का डर है वो डर ना हो। और इसी वजह से पशुपालन पदाधिकारी रांची ने भी कहा है कि आम लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जिस वक्त जिस जगह पर ये बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं उस जगह से मुर्गियों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यानी कि जहां बर्ड फ्लू फैला है वहां से मुर्गियां बाहर नहीं निकली है, तो निश्चित रूप से बाहर ये फ्लू जो है वो नहीं फैला होगा। हालांकि आम लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश जरूर दिए गए हैं और अधिक से अधिक मुर्गे को पकाने के बाद ही उसे सेवन करने के भी जो अलर्ट है वो भी विभाग ने जारी किए हैं। जी चलिए, शुक्रिया गौरव इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और खबर है कि इसमें कई नक्सली जो है वो ढेर कर दिए गए हैं। तो बड़ी कामयाबी यहां इस मुठभेड़ में, इस ऑपरेशन में, जहां 12 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। तो बड़ी कामयाबी, मौके से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। फरसेगढ़ इलाके में ये मुठभेड़ हुई। डीआरजी, एसटीएफ के जवानों से नक्सलियों की ये मुठभेड़ चल रही है और सुबह से ही बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर मुठभेड़ चल रही है। नक्सलियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी सक्रिय इस इलाके में मानी जाती है और बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, जिसमें 12 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। तो बड़ी कामयाबी इस मुठभेड़ में, इस ऑपरेशन में, और इस संख्या नक्सलियों के मारे जाने की और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो मौके से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। फरसेगढ़ इलाके में मुठभेड़ हुई है। डीआरजी, एसटीएफ के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ चल रही है। सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी सक्रिय मानी जाती है। बीजापुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
इस नक्सलियों को लेकर के जो मुठभेड़ हुई है, अभी क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, मुठभेड़ को लेकर जो अपडेट आ रही है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। ये इंद्रावती नेशनल पार्क का इलाका है, छत्तीसगढ़ का ये सरहदी इलाका बीजापुर जिले में आता है और एसटीएफ डीआरजी के अलावा जो बस्तर फाइटर के जवान है, बड़ी संख्या में जवान है। सुरक्षा करना की संख्या तो नहीं बताई गई, लेकिन उन्होंने एक चौतरफा नक्सली को घेर रखा है। हालांकि नक्सली किस कैडर की इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन 12 से ज्यादा नक्सली इस समय मारे गए हैं। ऑटोमेटिक वेपन्स भी रिकवर किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि नक्सलियों की मौजूदगी वहाँ है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और इसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि इस इलाके से कुछ किलोमीटर आगे नदी को पार करते ही महाराष्ट्र की सीमा भी लगती है। ऐसे में ये एक जॉइंट ऑपरेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि बैकअप पार्टी दोनों तरफ से पहुंच सकती है। फिलहाल ये अपडेट अभी तक की है। जी रंजन, क्या कोई जवानों के भी घायल होने की कोई सूचना है? जी, जवानों के घायल होने जैसी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ ऐसी खबरें जरूर आ रही थी, लेकिन हमने जब अधिकारियों से इस विषय पर संपर्क किया तो उन्होंने जवानों के घायल होने से साफ इनकार किया है। जी चलिए, शुक्रिया रंजन इस अपडेट के लिए आपका। तो कोई जवानों के घायल होने की, जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। बड़ी कामयाबी मिली है, 12 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए हैं इस मुठभेड़ में और इस संख्या नक्सलियों के मारे जाने की और बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं 11 फरवरी की तारीख जब औरंगाबाद ये पड़ाव पहुंचेगा, जहां की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा। सीएम विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे, साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम 56 करोड़ की लागत से बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही उसका उद्घाटन भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। आवासीय विद्यालय औरंगाबाद है, जिसमें 720 छात्रों के लिए आवासन के साथ शिक्षा की व्यवस्था रहेगी। क्या क्या सुविधा मिलेगी? यहाँ सुविधा है कि यहाँ बच्चों को रहने की सुविधा है, निःशुल्क शिक्षा है और खाना पीना सब यहीं पर मिलता है। प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार 11 फरवरी को औरंगाबाद आएंगे और जिले को ढेर सारी सौगातें भी देंगे। इन्हीं सौगातों में शामिल है एक जो अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय है, जिसका निर्माण 56 करोड़ की लागत से कराया गया है। इस आवासीय विद्यालय में इंटर तक की 720 छात्राएं रहेंगी। उनके यहाँ रहने, पढ़ने, लिखने और खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। यह जो है नीतीश कुमार की जो कवायद है, जो निचले पायदान पर, समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोग हैं, उनको शैक्षणिक तौर पर ऊपर उठाकर समाज में आगे लाने की जो कोशिश है, उसी का यह नतीजा है कि औरंगाबाद जिले को यह जो एक तोहफा मिलने वाला है, जो 11 फरवरी को सीएम इसका उद्घाटन करेंगे। इस जो आवासीय विद्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे। इंतजार है सीएम के आगमन का। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। भोजपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त किया है। 35 लाख के करीब इसकी कीमत बताई जा रही है और ये बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ साथ शराब तस्करों पर लगातार नकेल कसा जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे ट्रक से भारी मात्रा में शराब की ये जो खेप है वो जब्त की गई है। 35 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। सड़े गले सब्जी की आड़ में शराब की तस्करी यहां पर की जा रही थी। चंडीगढ़ से मुजफ्फरपुर शराब की खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया है। मिली थी कि एक ट्रक है जिसपे कुछ सब्जी लदा हुआ है और शराब आ रहा है। ट्रक का नंबर तो नहीं पता था, लेकिन ट्रक का हुलिया बताया गया था और ये बताया गया था कि उस पर सब्जी लदा होगा। हम लोगों ने टीम 4 लेन पे लगातार इसका निगरानी कर रहे थे लोग। तभी एक उधर से यूपी से एक ट्रक आते दिखा, क्योंकि हम लोगों ने इसको रोका तो इस पर सब्जी के नीचे जिस तरह का हम लोग को डायरेक्ट बताया गया था हुलिया, उसी तरह का ये ट्रक था। उसमें हम लोग जब सब्जी हटा के देखे, ऊपर सड़ी गली सब्जियाँ को रखा गया था, जैसे गोभी था सड़ा हुआ, मतलब गुमराह करने के लिए। उसके नीचे देखा गया तो एक पॉलीथीन से ढक के पूरा और एक बहुत बड़ा खेप शराब का रखा गया था। इसको हम लोग अपना लेके आए हैं और इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। उससे अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं।
और आज ही से बड़ी खबर है, जहां सदर अस्पताल परिसर में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था और इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। बता दें कि सदर अस्पताल परिसर में 2 नाबालिग से दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। सभी 4 आरोपी नाबालिग हैं। लोअर बाजार पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।